स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले कक्षा में पढ़े थे क्या, विद्युत धारा एवं परिपथ, जिसमें हमने ओम्स लॉ देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप दैनिक जीवन में बहुत सारे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि इस्त्री हो गया है, आपका टोस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, विद्युत से चलती हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि क्या बोलते हैं, आप तो क्या बोलते हैं, विद्युत चला रहे हैं तो उसमें से ऊष्मा कहाँ से निकल गया। जैसे कि आपका फ़ैन चलता रहता है, आप देखेंगे कि उसमें से भी क्या होती है, ऊष्मा रिलीज़ होती रहती है। तो ये क्यों होता है, उसी को हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई सा भी चालक है, कोई सा भी कंडक्टेंस है, वहाँ कभी भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ विद्युत क्या हो जाता है, आपका विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा है, जो एक ऊर्जा है वो दूसरे ऊर्जा में सिर्फ क्या होता है, चेंज होता है ना, रूपांतरित होता है। वो ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विद्युत है ना, आपका जो विद्युत एनर्जी है, सॉरी ऊर्जा है, वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो वो एक्चुअली में वहाँ पास क्या है, जो विद्युत ऊर्जा है उसकी हानि नहीं हो रही है, बल्कि वो चेंज हो रहा है, वो रूपांतरित हो रहा है। किस में हो रहा है, आपका उसमें ऊर्जा में होता है। इसलिए आपको थोड़ी देर बाद जब आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें से आपको गर्मी दिखाई देती है ना, हीट रिलीज दिखाई देता है आपको। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का उसमें या तापीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत का यही जो प्रभाव है ना, जो क्या हो रहा है, जो विद्युत क्या बोलते हैं, आपका ऊर्जा है वो किस में रूपांतरित हो रहा है, आपका उसमें धारा सॉरी ऊर्जा में चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका विद्युत धारा का या फिर तापीय प्रभाव कहते हैं। परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा के उसमें प्रभाव है। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हैं, कोई सा भी सर्किट है उसमें आप क्या कर रहे हैं, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुछ ना कुछ विद्युत धारा उसमें से हानि होती है। हानि नहीं होकर वो किस में चेंज हो जाती है, आपकी उसमें हमें, ठीक है, उस क्या बोलते हैं, विद्युत धारा किसमें हो जाती है, उसमें प्रभाव में चेंज हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आखिर में है क्या। ठीक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी परिपथ में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, वो विद्युत धारा किसमें, सॉरी विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जूल का ताप नियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नियम पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल का ताप नियम। तो चलिए चलते हैं। माना कि R प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में I धारा T सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। मान लीजिए कि हम क्या है, एक परिपथ है जिसमें रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, R लिया है, प्रतिरोध लिया है। ठीक है, उसमें से T सेकंड में वो क्या कर रहा है, T सेकंड में वो I क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, आपका एम्पियर। ठीक है ना, आई किस में आप करेंगे, एम्पियर में वो जा रहा है, तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित किया गया है। और जो आपका क्या है, विभवांतर है वो कितना है, आपका V है। तो इसको हम क्या करना है, इसको चेंज करना है। आपको याद रखना है कि हमने क्या क्या लिया है, आपका I लिया है, ठीक है, वहाँ पर V हमने विभवांतर लिया है, आपका क्या बोलते हैं, T सेकंड लिया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, सेल है, ये आपका स्विच है, I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, R रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर है और करंट को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों के बीच क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जूल का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि तब
टी सेकंड में तार में बहने वाला आवेश, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब तार में क्या होगा, चार्ज है ना, चार्ज बहेगा। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि विद्युत धारा एक्चुअली में क्या है, आपका आवेश का क्या होता है, प्रभावित होता है। तो टी सेकंड में कितना आपका वायर में आवेश बहेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, धारा से क्या करेंगे, हम समय से गुणनफल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, धारा को किससे करते हैं, आपका आई से, और समय को किससे करते हैं, टी। टी सेकंड में हो रहा है इसलिए यहाँ पर टी। ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे कि विभवांतर की परिभाषा से समय में आवेश का एक सिरे से दूसरे सिरे से जाने में किया गया कार्य, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर विभवांतर, वहाँ पर क्या है, आपका विभवांतर, इसीलिए धारा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो विभवांतर का अगर हम परिभाषा देखेंगे तो ठीक है कि टी समय में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में कार्य लग रहा होगा, है ना, कुछ उसको काम करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, W = Q/V, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये परिभाषा हमने देखा है कि टी सेकंड में कोई सा भी वायर कितना क्या बोलते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमने कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके लिए Q = I × X, T है। अगर वही हम क्या करें, विभवांतर के उसमें देख रहे हैं, तो उसका क्या होगा, आपका कितना कार्य लग रहा है, W = Q/V, है ना, उतना ही चार्ज आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, W = VIT, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं कि ये VIT कहाँ से आया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि Q का मान क्या है, आपका IT है ना, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो W क्या हो जाएगा, आपका IT, ठीक है, और V का V यहाँ पर रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण होगा। फिर प्रतिरोधक R में आवेश Q की एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य प्रतिरोध ऊष्मा के रूप में प्रकट होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या एक वायर है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने के लिए। तो वो प्रतिरोध ऊष्मा के रूप में प्रकट होगा, किसके, प्रतिरोध ऊष्मा के रूप में। तो उसको हम क्या लेंगे, आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तब जो समीकरण 2 है ना, ये वाला जो समीकरण है आपका W = VIT, वो क्या हो जाएगा, आपका में W के स्थान पर में हम लिख सकते हैं H = VIT, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि Q की जगह हम H क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, आपका जो आवेश है वो प्रतिरोध तो करेगा ही करेगा, तो वो किस में चेंज हो जा रहा है, आपका ऊष्मा में चेंज हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका H लिख देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका जो W था वो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ H ले रहे हैं, और जो सेम है VIT, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रतिरोधक में T समय में विद्युत धारा I द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि प्रतिरोधक, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस में T समय में क्या है, जो विद्युत धारा I कितना जा रहा है, आपका I धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H = I²RT। अब यहाँ पर क्या होता है, V का हमने देखा था, फिर से याद कीजिए, क्या, ओम्स लॉ। तो क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = RI, ठीक है। तो V का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले से क्या है, आपका यहाँ पर देखिए H है, यहाँ पर सबका क्या रहेगा, V की जगह हम क्या करेंगे, RI, और यहाँ पर क्या रहेगा, T, है ना, और यहाँ पर I ऑलरेडी है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, II² हो जाएगा, R हो जाएगा और T हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओम का नियम यहाँ पर सब देख सकते हैं, V = IR। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका फॉर्मूला मिला है वही आपका क्या रहेगा, तापन, जूल का तापन नियम कहलाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि आपका क्या बोलते हैं, T सेकंड में आवेश कितना जा रहा है, फिर आप विभवांतर की उसमें आपको देखना है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि प्रतिरोधक है, तो क्या हो रहा है, आपका जो आवेश है वो प्रतिरोध करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका ऊष्मा में वो निकलेगा, ठीक है। तो उसके जगह हम Q की जगह क्या करेंगे, आपका H रख देंगे, ठीक है। हमको सिर्फ वैल्यू लेते जाना है और उसको 1 बाय 1 पुट करते जाना है। तो हमको क्या मिलेगा, H = I²RT मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, तो इस नियम के अनुसार हमको क्या मिल रहा है, देखते जाइए। प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा में उसमें प्रभाव धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिरोधक में, है ना, मतलब क्या है, आपका
H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आपका क्या रहेगा, प्रतिरोधक आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ऊष्मा भी क्या होते जाएगा, आपका निकलता जाएगा। जैसे जैसे प्रतिरोधक कम होता जाएगा ऊष्मा भी आपका कम निकलते जाएगा। ठीक है, फिर आता है प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा में प्रतिरोधक के प्रतिरोधक R के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि आपका सॉरी ये I होगा। ठीक है, I ये धारा है तो I होगा, और यहाँ पर क्या आपका प्रतिरोधक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या रहेगा, हीट भी आपका रिलीज जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे ये भी कम होते जाएगा। सेम चीज़ है कि आप प्रतिरोधक है तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हीट भी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे ये भी कम होते जाएगा। ठीक है, तो फिर आएगा तीसरा, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने के समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, धारा बहेगी। ज़्यादा धारा बहेगी तो क्या होगा, हीट रिलीज़ होगा। तो उसी प्रकार जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हीट भी आपका रिलीज़ ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हीट आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका हीट भी कम होते जाएगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आपका जितने भी हैं आपके, चाहे वो धारा हो, प्रतिरोधक हो या समय हो, वो किसके आपके क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं आपके इससे। ठीक है, H से। आई होप कि आपको ये क्लियर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्या, विद्युत शक्ति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक पावर है क्या। यह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई सा भी आपका क्या है, कोई सा भी दर हो जिसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा कोई अन्य ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका विद्युत शक्ति बोलते हैं। यहाँ पर विद्युत है, वही जो क्या रहेगा, चेंज होगा दूसरे क्या बोलते हैं एनर्जी में, उसको हम विद्युत एनर्जी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा था क्या, जो विद्युत एनर्जी है वो किस में चेंज हो रहा है, आपका हीट एनर्जी में। ठीक है, दूसरे शब्दों में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शब्दों में लें तो क्या बोल रहे हैं कि कोई सा भी कार्य करने में हमको जो भी क्या रहता है, दर लगता है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल जितनी होती है। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या हो रहा है, विद्युत धारा और आप क्या बोलते हैं, विभवांतर, है ना। विद्युत धारा और विभवांतर का गुणनफल करेंगे तो वो क्या हो जाता है, विद्युत शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर हम क्या बोल रहे हैं, कोई सा भी हम विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट ले रहे हैं तो उसमें ऊर्जा का जितना भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, उसी दर को भी हम विद्युत शक्ति बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 डेफिनेशन देखने को मिल जा रहा है। पहले तो ये कि जो विद्युत ऊर्जा है अगर वो दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है तो आप कह सकते हैं, या किसी क्या बोलते हैं दर में क्या बोलते हैं, दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं कि कोई सा भी क्या है, कार्य करने का जो दर है उसको हम शक्ति बोल सकते हैं। और ये क्या रहता है, धारा और क्या बोलते हैं विभवांतर का गुणनफल है। या फिर किसी भी क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ में जो भी आपका क्या हो रहा है, ऊर्जा का हानि हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति आपका विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और विद्युत शक्ति अगर आप बोल रहे हो तो उसको किससे दर्शाएंगे, हम P से दर्शाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माना कि किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट विभवांतर पर एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि जो कोई सा भी आपका क्या है विद्युत परिपथ है, उसमें वोल्ट है ना, वोल्ट कितना है, वोल्ट विभवांतर हम कितना लेंगे, V लेंगे। ठीक है, पर एम्पियर है ना, आपका क्या हो रहा है, 1 एम्पियर पे धारा प्रवाहित हो रही है I, तो उसको हम कैसे लेंगे, t सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू VIT। ठीक है, तो यहाँ पर अतः 1 सेकेंड में हुई विद्युत ऊर्जा हानि, तो 1 सेकेंड में कितना होगा हम देखते हैं, W हो गया, सॉरी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, यहाँ पर T, क्योंकि वो T सेकेंड में कितना हो रहा है उतना देखना है, तो T यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, VI, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VI हो जाएगा। ठीक है, इसे विद्युत शक्ति P कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं
P इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू VI। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, 5वां समीकरण हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा है कि इसमें कुछ नहीं करना है कि शक्ति क्या होता है, एक विद्युत धारा क्या हो रहा है, अब विद्युत ऊर्जा अगर दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है वही आपका क्या है, शक्ति कहलाएगा, जिसको हम P से करते हैं और वो क्या होता है, उसका वैल्यू P इज इक्वल टू होता है VI। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक यूनिट या फिर वॉट होता है। ठीक है, मात्रक क्या होगा आपका, वॉट होगा, सॉरी ये क्या है आपका, वॉट होगा। समीकरण 5 से समय 1 में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा PT है तो VIT के बराबर है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला P इज इक्वल टू VI है, तो अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका समय A में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा PT है। ठीक है, कितना हो रहा है, PT ऊर्जा प्रदान की गई है, तो VIT के बराबर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VIT, जो कि समीकरण 3 में हम देखेंगे। ठीक है, और H इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, हमको पहले ही पता है, I² RT होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत की खपत H को हम किलोवाट में या यूनिट में दर्शाते हैं। ठीक है, अगर कोई सा भी क्या हो रहा है, हमारा विद्युत की जो खपत हो रही है, जो चेंज हो रहा है ना, कोई सा भी एनर्जी में भी चेंज हो, उसको हम किससे दर्शाते हैं, या तो फिर किलोवाट में दर्शाते हैं या तो फिर यूनिट में हम उसको दर्शाते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा के उसमें क्या होता है, 1 यूनिट लेते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट या फिर 1 घंटा। ठीक है, फिर 1000 वोल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पास घंटा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले मिनट में चेंज करेंगे, फिर सेकंड में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 3610⁵। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो उसको हम क्या कर दिए, 10⁵ वाट सेकंड लिख दिए हैं। ये वोल्ट में है, ये सेकंड में है, इसलिए फिर इसको हम क्या कर दिए हैं, ये वाला को अगर आप करोगे, पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3.6 × 10⁶ वोल्ट सेकंड हो गया। अब उसी को हम वॉट सेकंड को चेंज करना है। ठीक है, उसको आप किस में लिख सकते हैं, जूल में लिख सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका विद्युत जो भी होता है वो आप किस में लिखते हैं, किलोवाट और या फिर यूनिट में उसको दर्शाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और 1 किलोवाट कितना होता है आपका, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा के माप हेतु निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त करते हैं। तो हमारे घर में जो भी क्या होता है, जो आपका बिजली बिल आता है ना, कि आपने कितना घंटा यूज़ किया, कौन सा वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों का उपकरण को हम किससे नोट करते हैं, ये फॉर्मूला से। तो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है उसका फॉर्मूला, व्यय विद्युत ऊर्जा विद्युत यूनिट में। ठीक है, कि कितना आपका ऊर्जा हुआ है, हानि हुई है, तो उसका क्या होगा, विद्युत उपकरणों की संख्या, जितने भी आपके क्या होंगे, उपकरण होंगे, बल्ब कितना जल रहा है, पंखा कितना जल रहा है, उसको आप टोटल करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद्युत उपकरण की शक्ति, है ना, कि वो कितने वॉट में है, 60 20, और समय कितना टाइम तक के चल रहा है, कौन से दिन है, 30 दिन 31 डेज, और उसको फिर 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आपका एक उदाहरण 3 है ना, जैसे कि एक घर में प्रतिदिन 60 वॉट के 4 बल्ब 4 घंटे और 80 वॉट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं। तो एक घर है, वहाँ पर देखते जाइएगा, 4 बल्ब है जो 60 वॉट तक के चलता है, और क्या बोलते हैं, 2 पंखे हैं जो क्या हो रहा है, 80 वोल्ट का है, 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं। तो इस घर में एक महीने 30 दिन में खर्च होने वाली बिजली का मूल्य बताना है हमको। ठीक है, और वो बिजली क्या है, यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपये है तो कितना वो यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 वोल्ट के 4 बल्ब है ना, बल्ब को 4 घंटे तक जलाने पर एक महीने में खर्च ऊर्जा विद्युत उपकरण को संख्या, विद्युत उपकरण की शक्ति, समय, दिनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक महीने में खर्च ऊर्जा कितना हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत उपकरणों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे विद्युत उपकरण की क्या बोलते हैं, समय से। ठीक है, और फिर उसको दिनों की संख्या से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
यूनिट में, है ना, वोल्ट में इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कर रहा था वो, 4 दिन, है ना, संख्या कितनी थी, 4 बल्ब थी, कितना वोल्ट का चल रहा था, 60 वोल्ट का चल रहा था, ठीक है। कितने घंटे चल रहा था, 4 घंटे चल रहा था। महीना कितना था, 30 था, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा आपका 288 यूनिट, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं 28.8 किलोवाट घंटा, ठीक है। आप दोनों इसमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक, ठीक। फिर दूसरा क्या है आपका, एक तो 40 वोल्ट के 2 पंखे चलाए जाते थे 10 घंटे तक, ठीक है। तो 1 महीने तक के कितना हो जाएगा वो आपका, देखिए ये कितना है आपका 2, ठीक है। 80 वोल्ट तक के चलता था, और 2 पंखे हैं 10 घंटे तक के चलते थे, कितने महीने तक के चलते थे, 30 दिन के लिए। तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 यूनिट अथवा 48 किलोवाट घंटा, अर्थात 1 महीने में खर्च बिजली कितना होगा। दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि वो 4 बल्ब भी जला रहे हैं, तो उसका कितना वैल्यू आया था 28.8 आया था, और इसका जब हुआ तो कितना आया 48, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 76.8 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर इतना यूनिट वो यूज़ कर रहा है पंखा, और क्या करता है बल्ब, दोनों को जलाने के बाद। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट का मूल्य कितना था 1, तो यहाँ पर कितना यूनिट जला रहा है इसको, तो उसको बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। 78.8 यूनिट का मूल्य कितना है 25 × 76.8, तो कितना हो जाएगा 153.6 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, इतना रुपीज़ आपको लग रहा है 1 महीने में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसको सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका कितना उपकरण की संख्या कितनी है, कितने घंटे तक के चल रहा है, कितना वोल्ट का है, और कितने दिन तक के चल रहा है, और उसको फिर 1000 से बस डिवाइड कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण 4, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका 4 ओम प्रतिरोधक है ना, रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, आपको क्या दे दिया है, जूल दे दिया गया है, जो उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के वजह से, तो विभवांतर कितना है आपको वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि हमको वोल्ट का ज्ञात करना है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। हमको दे दिया हुआ है आपका क्या, H = 100 जूल दे दिया हुआ है, हीट जो रिलीज हो रही है। R हमको दे दिया है 4 ओम, हमको सेकंड दे दिया हुआ है, T दे दिया हुआ है 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V को खोजेंगे। तो जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है, H = I² RT, ठीक है। I हमको क्या करना है, फिर ये पहले यहाँ पर हमको करंट नहीं दिया हुआ है, धारा नहीं दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला से पहले धारा को निकालेंगे। तो धारा को निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है RT है ना, और यहाँ पर क्या है H है, तो इसको यहीं रहने देंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा H/RT, यहाँ पर हो जाएगा I², है ना, क्योंकि हमको धारा नहीं दिया गया है। और अगर आपको V निकालना है तो V के फॉर्मूला क्या होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = RI, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, I चाहिए, इसलिए हम इस फॉर्मूला से पहले I को निकालेंगे। तो यहाँ पर I कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का उसमें पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका कितना है देखिए 100 है, 100 कर दीजिए। R कितना है आपका, यहाँ पर 4 है, 4 की कर दीजिए, और ये क्या है आपका 1 है, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका है I² है, ठीक। यहाँ पर क्या है I², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/4। यहाँ पर आपका I आ जाएगा, ठीक है, I² आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। इसको आप कर देंगे, ये जो आपका स्क्वायर है जब आप यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना। 25 में ये, और आप जानते हैं कि ये इसको रूट को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 × 5 होता है कितना 25। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रूट को निकालेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, हमको I मिल गया। अब हम भी इससे निकाल सकते हैं, अतः ओम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, V = IR। I का कितना निकला है हमारे पास 5, और हमारे पास R कितना है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा क्या हो गया 20 वोल्ट यहाँ पास निकल गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर सबको ध्यान देना है कि बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु की लंबी एवं पतली तार का बना होता है। बल्ब के अंदर यह तंतु ऐसा आभासित होता है कि यह बहुत छोटा है, केवल कुछ इंच लंबाई का, परंतु वास्तव में इसकी लंबाई कई फीट होती है, जिसे टंग कुंडली में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका बल्ब यूज़ होता है तो वहाँ पर जो तंतु होती है टंगस्टन, उसको ऐसा माना जाता है कि बहुत छोटा है, पर ऐसा नहीं है, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, कई फीट तक के रहता है ताकि वो अच्छे से जल पाए। ठीक है, ये आपका क्या था, एक डू यू नो है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, जैसे कि हम घर में भी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, विद्युत धारा आता है, तो उसकी सर्किट कैसे होती है, उसका क्या है परिपथ कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों मेन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, मेन से प्राप्त होता है। देखिए ये आपको क्या करना है, यह हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। तो मुख्यतः हमारा 3 ठो क्या रहता है, तार रहता है। सबसे पहला रहता है आपका क्या, विद्युत में तार रहेगा। दूसरा रहता है उदासीन तार, ठीक है, ये लाल कलर का रहता है, ये नीला या फिर काला कलर का रहता है। और एक रहता है भूताल, जो कि हरा कलर का रहता है। ठीक है, भूताल को क्या करते हैं, तांबे के उसमें से लगा दिया रहता है और उसको धरती में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, और विद्युत में तार और उदासीन तार में 220 वोल्ट का क्या रहता है, विभवांतर रहता है। ठीक, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा कि 3 इम्पॉर्टेंट आपके क्या हैं यहाँ पर तार रहते हैं, एक विद्युत में तार, उदासीन तार और भूतार। भू मतलब कि वो धरती पे गड़ेगा, ठीक है, उससे पहले क्या किया जाएगा, कॉपर वायर को उसमें लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या रहता है आपका हरा कलर का रहेगा, ये आपका लाल कलर का, ये नीला या फिर काला कलर का रहता है। ठीक है, इसे विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद मेन स्विच से जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मीटर से जोड़ेंगे और मीटर के बाद उसको क्या किया जाता है, मेन स्विच से। देखिए यहाँ पर विद्युत खंभे का फ्यूज़ है, विद्युत खंभे से यहाँ तार है, उसको सबसे पहले हमारे उसमें क्या रहेगा, विद्युत मीटर से जोड़ा जाएगा। फिर विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद उसको मेन स्विच हम लोग के उसमें से जोड़ा जाता है। एवं प्रत्येक परिपथ के लिए फ्यूज़ बॉक्स रहता है। ठीक है, जितना भी आपका मेन स्विच है उसमें क्या पाया जाएगा, आपका फ्यूज़ भी पाया जाता है। ठीक है, विद्युत खंभे से आते हुए विद्युत में व उदासीन तार सबसे पहले एक स्थिर बक्से से, जिसके विद्युत मीटर कहते हैं। सबसे पहले जो भी आपका क्या रहता है, विद्युत खंभे से, जैसे यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर से क्या है, विद्युत खंभे से क्या आएगा, विद्युत मीटर पे जाता है। जो विद्युत मीटर है वो उसमें क्या रहेगा, विद्युत में तार से उदासीन तार से सबसे पहले कहाँ जाएगा, एक स्थिर बक्सा एक जगह पे रहेगा, जिसको हम बोलते हैं विद्युत मीटर। ठीक है, पूरे परिपथ में अति भारण अवतः लघु पतन से लगने वाली आग से बचने के लिए इसे फ्यूज़ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में किसी निर्देश मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज़ तार के ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा करंट आ जाता है, कभी कभी कम करंट आ जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो क्या हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं, जो कि क्या रहता है, श्रेणी क्रम में रहता है। एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, आपका जो विद्युत में तार है और जो उदासीन है वो दोनों क्या हो जाते हैं, कुछ घटनावश के वजह से उनका जो प्रतिरोध रहता है वो क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब वहाँ पर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो बहुत सारा विद्युत धारा उसमें से बहने लगेगा, और ज़्यादा विद्युत बहने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे उपकरण को क्या कर देता है, वो क्षतिग्रस्त कर देता है। तो उसी दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज़ का जो क्या रहता है, आपका वायर रहता है ना, फ्यूज़ में क्या रहता है आपका कुछ इस प्रकार रहेगा, वायर ऐसा टाइप का जुड़ा रहता है। जो वायर रहता है वो या तो फिर आप धातु या फिर मिश्र धातु से आप क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जो उसका क्या रहता है, गलनांक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप उसमें एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, कॉपर यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसका उच्च गलनांक रहता है। तो जैसे ही क्या होता है, ज़्यादा यहाँ पर क्या रहेगा, आपका करंट फ्लो होता है, धारा बहती है, तो ये तार क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये तार टूटा और वो किसमें है, देखिए श्रेणी क्रम में है। तो अगर एक टूटा तो वो क्या हो जाएगा, जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका दुर्घटना है होने से वो बच जाता है। ठीक, इससे फ्यूज़ तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। घड़ी में प्रायः अगर हम देखें घरों में, है ना, तो ये क्या हो रहा है, फ्यूज़ का तार टूट जाएगा ज़्यादा अगर आप क्या करोगे, विद्युत जाता है, तो जिसके वजह से जो भी दुर्घटना है वो
बच जाएगा, क्योंकि जो सर्किट है, जो परिपथ है, वही आपका टूट जाएगा। अगर हम घरों की बात करें तो उसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का क्षमता वाला फ्यूज़ उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कि घर के अनुसार लिया जाता है कि कौन सा आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा इसमें विद्युत धारा जाएगी तो वो टूट जाएगा। अगर वो 1 एम्पियर वाला फ्यूज़ है तो अगर 10 का ले रहे हैं तो 10 एम्पियर से ज़्यादा आपका क्या जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो वहाँ पर पिघल के टूट जाता है। क्लियर इतना? बिजली उत्पादन स्रोत से विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होती है। तो जो भी आपका क्या रहता है, जो बिजली उत्पादन होता है वो विद्युत धारा किस में होता है, आपका प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होती है। इस प्रकार की विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा निरंतर बदलती रहती है। और ये क्या है, आपका जो क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती है, वो हमेशा क्या रहती है, चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसलिए आप बोलते होंगे कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैसा रहता है, प्रत्यावर्ती। ठीक है, उसका कुछ इस प्रकार से आपका देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जैसे इसे एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। घरेलू उपयोग के लिए 5 एम्पियर और औद्योगिक उपयोग के लिए 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है। अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो 5 एम्पियर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, औद्योगिक की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें कितना चाहिए, 15 एम्पियर का प्रत्यावर्ती करंट चाहिए रहता है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आपकी 50 हर्ट्ज़ तक की हो जाएगी। सेल अथवा बैटरी से उत्पन्न होने वाली धारा का वह स्वरूप है जिसकी दिशा नियत रहती है। अगर हम क्या कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या रहती है, उसकी धारा एक ही रहती है। सिंपल सा ऐसे वो क्या रहता है, जाता रहता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होती है। इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज़ होती है। जिस धारा को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? दो ठोक आपको धारा देखने को मिल जाएगा। एक रहता है आपका प्रत्यावर्ती और दूसरा क्या रहता है आपका दृष्ट धारा, मतलब कि एक ही धारा में, मतलब कि वो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका डायरेक्ट करंट रहेगा। ये हमारे घर में यूज़ होता है, ये आपका बैटरी और सेल में यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे घर में परिपथ कैसे यूज़ होता है या फिर कैसे रहता है। ठीक है, तो विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ। तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको कुछ सावधानी का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, किसी विद्युत परिपथ में असावधानी से लघु पतन अथवा अति भारण के कारण आग लगने का खतरा रहता है ना। अगर ज़्यादा करंट हो गया, कम हो गया, तो उसमें क्या होता है, करंट लगने की शॉर्ट सर्किट होने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, ज़रा सी लापरवाही के कारण विद्युत झटके भी लग सकते हैं। थोड़ा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो आपको क्या है, विद्युत झटके भी लग सकते हैं। इसलिए विद्युत प्रयोग के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो कुछ सावधानी हमको यहाँ पर रखनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि हमको क्या क्या सावधानी करनी पड़ती है। स्विच तथा प्लग को कसा हुआ जोड़ा ना चाहिए। ठीक है, आपका जो फ्यूज़ है और जो स्विच है, दोनों को एकदम अच्छे से टाइट आप क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। उचित विद्युत रोधी परत के तार प्रयोग में लाने चाहिए। ठीक है, आपको क्या है ना, विद्युत रोधी है, उसका जो तार परत रहेगा है ना, जो इंसुलेटर रहेगा, उसको भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अच्छा क्वालिटी का आपको यूज़ करना है। खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार तुरंत बदल देने चाहिए। जो भी तार रहते हैं वो क्या है, अगर टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उसको तुरंत आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे ही जो मेन स्विच है, आपको लग रहा है कि करंट आ रहा है, तुरंत आप मेन स्विच बंद कर देंगे, जिससे आपका है दुर्घटना से बच सकते हैं। प्रत्येक परिचय में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले तार का परिपथ, ठीक है, ये क्या होगा आपका परिपथ, उपयोग करना चाहिए। जितने भी परिपथ होते हैं उसमें अच्छा क्वालिटी पदार्थ यूज़ करना चाहिए और अच्छा तार हमको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। सभी विद्युत उपकरणों के लिए भूतार आवश्यक लगाना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, अर्थिंग वायर आपने सुना होगा, तो वो चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। बिजली की स्विचों व उपकरणों उपयोग गीले हाथों से ना करें। और कभी भी आप स्विच यूज़ कर रहे हैं या तार को छू रहे हैं तो वो आप क्या करेंगे, अपने गीलों हाथों से कभी भी नहीं छुएंगे, क्योंकि उससे करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस है ना, आपके चैप्टर्स में कुछ क्या है,
क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ अन्य अंकिक प्रश्नों के हल मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जिसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला क्या है, किसी विद्युत बल के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दे दिया है क्या, आपको करंट दे दिया हुआ है, आपको क्या दे दिया हुआ है, समय दे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आवेश का पता लगाना है। तो हमने क्या देखा था, जैसे यहाँ पर से एक पिक्चर दिया हुआ है, एमीटर है जा रहा है, तो हमको क्या करना है, क्यू ज्ञात करना है। तो हल देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हमको आई दे दिया हुआ है, हमको टी दे दिया हुआ है। तो ये एम्पियर में है, ये मिनट में है, तो मिनट को हम चेंज करेंगे किस में, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 10 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, तो 10 इंटू 6 कर दोगे, 60 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 600 आपका सेकंड हो जाएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन हमने देखा था है ना, Q इज इक्वल टू आई टी, है ना, कि एक तार में T सेकंड में क्या हो रहा है, Q आवेश क्या बोलते हैं, I करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी। तो उसी का हम I रख देंगे वैल्यू, T रख देंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 कूलम। ठीक है, तो Q कितना आ जाएगा आपका 300 कूलम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, आपको क्या बोलते हैं, जो गिवन है उसको लिखना है, फॉर्मूला देखना है, उसमें वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधी 26 ओम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 मीटर लंबा तार दिया हुआ है, उसमें रेजिस्टेंस कितना है अपना 26 ओम है, और तार का विद्युत प्रतिरोध क्या बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, यदि तार का व्यास है ना, आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है, इस ताप पर धातु की विद्युत, ठीक है, प्रतिरोधकता क्या होगी, उसको आपको ज्ञात करना है। दिया गया है तार का प्रतिरोधक, तो यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 26 ओम, यहाँ पर आपका व्यास दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, मिलीमीटर है उसको हमको मीटर में चेंज करना है। तो हमको पता है कि क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेंज करना है, तो यह क्या हो जाएगा 3 ये कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको हटाने के लिए आप एक और 0 यहाँ पर सेट कर दीजिए, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर था, उसको रेडियस में हमको करना है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ बाय यहाँ पर 2, ये बाय है यानी कि ये 2 आ जाएगा। फिर आप उसको मल्टी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1.5 इंटू 10⁻⁴, तथा तार की लंबाई कितना दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, तो समीकरण में हमको पता है कि दिए गए धातु की तार की वैद्युत प्रतिरोधकता कितनी रहेगी आपकी, रो इज इक्वल टू आर ए एल। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जो हमने निकाला था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, तो रो है ये, ठीक है, आर दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया का क्या होता है, ये आपका डायमीटर क्या रहता है, सर्कल का रहता है, तो उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका लेंथ, यहाँ नीचे में दिया गया है लेंथ, तो हम आर कितना देखे थे 26 देखे थे। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना रहता है आपका 22/7 रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसको सारे को आप डिवाइड करेंगे किससे, ये डिवाइड है 7 से, और आपका क्या लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.84 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये कितने उसमें रहेगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि ये डायमीटर है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, मिलीमीटर में उसको मीटर में चेंज करोगे, डायमीटर उसको रेडियस में चेंज करोगे, फिर यहाँ फॉर्मूला आपको पुट करना है, और फिर यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर एरिया किसका लिया हुआ है, सर्कल का लिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए क्या किया गया है, आपको पाई आर स्क्वायर यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।